डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सम्मुख अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय वस्तु मांग का नियम एवं मांग की लोच, ये तीन विस्तृत हम पढ़ते रहेंगे। तो है तो आसान, और हमारे सिलेबस में मांग का नियम, मांग की लोच, इसी तरह समान रूप से पूर्ति का नियम, पूर्ति की लोच, 20 नंबर का आपको परीक्षा में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मांग है, ये जो शब्द मांग है, और इसके साथ हम एक पार्ट और पढ़ेंगे, अलग अलग संदर्भ में इसको समझेंगे। इसको मांग कहते हैं, मांग हमारा शब्द है, और ये द्वितीय हो गया कि मांग का नियम, ये हमारा मांग का नियम पढ़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं मांग का नियम। और इसी को जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम तीसरी चीज पढ़ेंगे, वो है कि मांग की लोच। ये तीन विभिन्न चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। मांग की लोच, ये हमारी विषय वस्तु रहेगी, मांग की लोच। तो हम शुरुआत करते हैं। आपके सम्मुख जो विषय है मांग, जब हम इसमें पढ़ेंगे कई विषय वस्तु और कई उप विषय वस्तु इसके अंतर्गत आएंगी, और फिर इसको जब पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कई विषय वस्तु और कई विषय आएंगे जो हम पढ़ेंगे। और तृतीय है मांग की लोच। ये अपने आप में ही काफी विस्तृत है। हम समझने का प्रयास करते हैं कि मांग शब्द क्या है। मांग शब्द जो है, डियर स्टूडेंट, आपने सामान्यतः सुने होंगे शब्द मांग क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मांग क्या है? आपके नजरों में हम मांग कैसे करते हैं? तो इसको हम लेते हैं, मांग एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर जब एक व्यक्ति इच्छा करता है, किसी वस्तु की इच्छा करता है, और उसके बदले में जो निश्चित समय में निश्चित कीमत देने के लिए तत्पर हो जाता है, इसे हम मांग कहते हैं। In a definite period of time, in a definite price, if a person willing to buy a thing या commodity or commodity, then वह उसकी इच्छा है, और तो वह क्या कहलाती है? उसकी मांग कहलाती है। That is its demand। तो मांग शब्द ये स्पष्ट रूप से केवल अर्थ किया गया है, शब्दार्थ बताया गया है। जबकि हम मांग का नियम जब बताएंगे तो वो नियम है, लॉ है। यहां जब आपसे परीक्षा में पता किया जाए मांग क्या है, तो आप केवल मांग का अर्थ यही बताएंगे कि एक व्यक्ति की इच्छा है किसी वस्तु को खरीदने की, और निश्चित समय में निश्चित कीमत पर वह वस्तु की कीमत देने के लिए तत्पर है, तो यह मांग है। तो अब इसमें हम क्या करें? इसकी अगर हम विशेषताएं बताएं, तो जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, किसी को देख के कि लंबा है, इतनी लंबाई है, गोरा रंग है। इसी तरह से जब हम किसी चीज को समझ जाते हैं तो हम उसकी भी विशेषता आसानी से बता सकते हैं। मांग का आपने पढ़ा, तो इसमें अगर हम आपसे पूछा जाए या हमसे पूछा जाए, प्रश्न किया जाए कि विशेषता बताइए मांग की, तो हम कैसे बताएंगे कि हमने समय, एक निश्चित समय होता है, फिर दूसरी विशेषता बन जाएगी कि निश्चित कीमत होती है जो कि स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। तीसरा पॉइंट हम क्या ले सकते हैं? तीसरा पॉइंट होगा कि व्यक्ति की इच्छा है, व्यक्ति की किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है, तो ये इसकी विशेषताएं हम आसानी से बता सकते हैं। अब आप आते हैं कि अरे भाई मांग तो पूरा हो गया होगा, अब तो हम मांग के नियम में जाते हैं। नहीं, अभी मांग पूरा नहीं हुआ। हाँ, मांग के नियम की तरह अभी कुछ चीजें इसमें हम समझ सकते हैं, और या इससे हमको मांग का नियम समझने में मदद मिलेगी। अब इसमें पढ़ते हैं फलन। क्या पढ़ते हैं? फलन। फलन क्या होता है? किसी का फंक्शन होता है। जब कोई चीज किसी को प्रभावित करती है तो उसका फलन या फंक्शन कहलाता है। हमारी मांग किससे प्रभावित हो सकती है? कौन सी चीजें हैं जो मांग को प्रभावित करेगी? वह उसके फलन कहलाते हैं। तो हम इन विषय को तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मांग के में ही अन्य चीज विस्तृत रूप से समझते हैं। पहला है हमारा विषय वस्तु जो समझना है, व्यक्तिगत मांग फलन।
दूसरा आपने एक सुना होगा बाजार मांग फलन। विषय वस्तु, ठीक है, मांग पढ़ रहे हैं, अभी तो हम मांग के नियम में पहुंचे ही नहीं, मांग की लोग तो काफी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, आसान है, लेकिन एक जैसे शब्द कई बार आते हैं तो हम उन्हें अंतर बार बार अध्ययन करके हम इस चीज को सरल बना सकते हैं। अगर हम ना पढ़ें तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमको क्या उत्तर देना है वास्तविक रूप से। दूसरी चीज होती है आपकी बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन, ये देखिए, अब हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। बाजार मांग फलन है, इसका हम एक सूत्र दे देते हैं शुरू में ही कि व्यक्तिगत मांग फलन क्या हुई कि एक व्यक्ति की जो बाजार मांग है, जो उसका मांग है वो किससे प्रभावित हो सकती है, व्यक्ति की। यहां बाजार कह दिया तो मान लिया एक व्यक्ति राम है, दूसरा व्यक्ति बी मान लो, तीसरा सी मान लो, तो बाजार मांग फलन में तीनों का कितनी कीमत पर उनकी अलग अलग मांग होती है उनका हम योग कर लेते हैं, तो सामूहिक रूप से बाजार मांग, सामूहिक मांग फलन हम समष्टि में भी पढ़ते हैं, और व्यष्टि का ये बाजार मांग फलन जो है ये अंतर करता रहता है उससे, लेकिन एग्रीगेट है, एक कीमत दी हुई है, उस कीमत में ए व्यक्ति कितना चाहता है, बी व्यक्ति कितनी अपनी मांग रखता है, सी व्यक्ति कितनी मांग रखता है, और उनका योग कर लेंगे मांगों का। कीमत तो यहां एक रहेगी, लेकिन उनमें उन्होंने जो जो मांगा उसका योग कर लिया, उस तो ये बाजार मांग फलन बन जाएगी। यानी कि बाजार कीमत से या अन्य कारणों से जो प्रभावित होता है उसके बारे में यहां चर्चा होती है। तो देखते हैं बाजार व्यक्तिगत मांग फलन है, मान लिया जाए कीमत आप रख ले सकते हैं यहां पे वस्तु की कीमत, या उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं px, ये हो गई px या वस्तु की कीमत आप लिख देंगे। तो आप दिखा दीजिए सिंपल जो चीजें हम समझेंगे, 2 4 इस तरह से कर देते हैं हम, और यहां पे भी बना देते हैं 6 8 10। अगर ये वस्तु कीमत है, हम सामान्य तौर पर जब वस्तु की इच्छा है हमारी तो हम कुछ भी माल खरीद सकते हैं ना, वस्तु खरीद सकते हैं। अभी हम तालिका, ये हमारी कीमत है, ये हमारी वस्तु की मांग है। अभी हम इसको समझेंगे वस्तु की मांग कैसी रहेगी, उससे पहले आपको बता दें कि व्यक्तिगत मांग फलन क्या है। ये देखते हैं, हम इसको सूत्र रूप में समझते हैं dx, यानी कि वस्तु की मांग, d माने डिमांड, d माने वस्तु की मांग है, मतलब मांग शब्द डिमांड है, और इसकी जो अल्फाबेट दिया गया है d दिया गया, x माने वस्तु x की जो मांग है वो कितनी है, किससे प्रभावित होती है, फंक्शन ऑफ, किससे प्रभावित होगी, उस वस्तु की कीमत से, उस वस्तु की कीमत से। जो वस्तु हमारे पास है, जो वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं, उस वस्तु की कीमत से तो प्रभावित होती है। ये बता दिया कि मांग किसी वस्तु की प्रभावित, फंक्शन के लिए f लगाया है ये चिन्ह, और px माने उस वस्तु की कीमत। अब देखते हैं दूसरी चीज क्या प्रभावित करती है, py, py माने दूसरी जो अन्य वस्तु है उसकी कीमत भी प्रभावित करती है इसकी मांग को। कैसे, गुड़ और चीनी हो सकती है, स्कूटर तेल हो सकता है, स्कूटर महंगा हो गया, या पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो आदमी कम चला रहा है स्कूटर, चाहे वो पूरक वस्तु हो चाहे स्थानापन्न वस्तु हो। अगर चीनी के दाम बढ़ गए तो गुड़ खरीद के लाएगा आदमी, गुड़ के दाम बढ़ गए तो चीनी खरीदेगा। तो ये प्रभावित करती है, दूसरे वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है। इसके अलावा क्या चीज प्रभावित करती है हमारी व्यक्तिगत एक व्यक्ति की मांग को, वो है वाय, यानी कि आय का वितरण। तो आय उसकी कितनी है, आय का वितरण नहीं बल्कि आय ज्यादा है तो मांग ज्यादा करेगा, और आय कम है तो वह कम मांग करेगा। अब है अगला टी फॉर टेस्ट, टेक्नोलॉजी नहीं है, यहां हमने समझना है एक व्यक्ति की मांग उसके टेस्ट पर भी निर्भर करती है, उसकी फैशन क्या है, रीति रिवाज क्या है, वह किस वस्तु की इच्छा ज्यादा करता है, उस पर भी उसकी मांग प्रभावित होती है। ये था व्यक्तिगत मांग फलन। तो हम बोलेंगे, अगर आपको ये सूत्र लिखना है, फिर आप यहां बताएंगे dx का मतलब क्या होता है, वस्तु की मांग, f का मतलब क्या होता है, फलन, px का मतलब क्या होता है,
वस्तु की कीमत, पी वाई मतलब क्या होता है, दूसरी वस्तु की कीमत। वाई माने क्या है, लिखेंगे आप समझाएंगे। वाई मतलब होता है कि आय, और टी माने टेस्ट, ये सब समझा देंगे। फिर आप अर्थ बताना चाहते हैं व्यक्तिगत मान फलन का, तो वो क्या बनेगा बताइए, आप क्या सोचते हैं कि क्या अर्थ होगा इसका? देख अभी सूत्र बता दिए, तो आप बोलेंगे एक व्यक्ति की जो वस्तु की मांग है वो कई कारकों पर निर्भर करती है। तो जो कारक हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक जो उसकी मांग को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति वस्तु की इच्छा कर रहा है, वो जो मांग कर रहा है वो प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिसमें पीएच, पीवाई, वाई और टी होते हैं। व्यक्ति की मांग और व्यक्ति की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में जो फलनात्मक संबंध होता है वह क्या कहलाता है? व्यक्ति की वस्तु के मांग और मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उनके बीच में फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग फलन। ये है ना, ये व्यक्ति की मांग है, ये व्यक्ति की मांग है, ये फलन है और ये प्रभावित करने वाले कारक है। तो व्यक्ति की वस्तु के प्रति मांग और प्रभावित करने वाले कारकों के फलनात्मक संबंध को हम व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। तो ये आपका व्यक्तिगत मांग फलन है। अगर हम इसको समझाना चाहें तालिका द्वारा, तो भाई एक वस्तु है, दो है, तो इसमें 10 मांग की, 4 में 8 की और 6 में 6 की, 8 में फिर 4 की और 10 में 2 करी। वस्तु की मांग है, हम बाजार में जा रहे हैं, कोई खरीदना चाहते हैं, इसको हमने कैसे बता दिया? व्यक्तिगत मांग फलन का हमने सूत्र भी बताया, उसका अर्थ भी बताया। तराजू के 2 तरह हिस्से हैं, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। लेकिन हमको बताना क्या है? फलनात्मक व्यक्ति की वस्तु की मांग और प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को हम व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये संबंध बता दिया, अर्थ भी बता दिया, इनका अपने आप में क्या अर्थ है ये आप बताएंगे, समझा दिया मैंने। और अब हमने कहा भाई तालिका द्वारा व्यक्तिगत मांग फलन का स्पष्टीकरण। हाउ वी इलस्ट्रेट और एक्सप्लेन द इंडिविजुअल डिमांड फलन फंक्शन। तो कैसे बताएंगे? ये तालिका बना दी हमने, टैबलेट कर दिया है, 2 कीमत दिखाई है, 2 में कितनी मांग कर रहा है? कम कीमत है तो ज्यादा मांग कर रहा है, फिर 4 हुई तो 8 मांग कर रहा है। इस तरह से हमने तालिका से इस चीज को समझाया। अब हम इसी चीज को रेखा चित्र द्वारा भी समझाएंगे। वी विल एक्सप्लेन विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो देखते हैं इसको कैसे समझाया जा सकता है। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, हम केवल अधिकतर हर जगह कितने एक्स लेते हैं? हम एक्सिस कितने लेते हैं? केवल 2। कितने लेते हैं? 2। ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस, और ये मूल बिंदु होता है, ये कितना डिनोट होगा इसमें? 0। तो 0 पॉइंट है, यहां से हम मात्रा बढ़ाएंगे अगर हम इसकी बराबर दूरी कर रहे हैं। और यहां तो हर समय क्या आती है? वस्तु की कीमत। क्या आती है? इस तरफ हर समय यहां पे वस्तु की कीमत आएगी। वस्तु की कीमत को हम कैसे बताएंगे? P से। किससे? वस्तु की कीमत जो है वो डिनोट होगी आपके किससे? P से। इसको आप P भी कह सकते हैं। और देखिए कि यहां पे जो है वस्तु की मांग, या यहां पूर्ति का तो कोई मतलब नहीं है, वस्तु की मांग यहां शो होगी एक्स एक्सिस में, और कीमत, मांग और पूर्ति जब तक आप पूरा नहीं पढ़ लेते आपको वस्तु की कीमत यानी कि P यही दिखानी है। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, जो जितना भी इस पार्ट में नियम आएंगे, चाहे लोच आएगी, चाहे पूर्ति का अर्थ आएगा, पूर्ति का नियम आएगा, पूर्ति की लोच आएगी, सब में आपने कीमत किधर डिनोट करनी है? y एक्सिस में। और वस्तु की मांग या पूर्ति जो भी है आप कहां डिनोट करेंगे? x एक्सिस में। ठीक है, तो ये आपको क्या है? अब मान लिया जाए वस्तु की कीमत हमारी जो है वो है 2, 4, 6, 8, 10। तो कितने फ्रैक्शन बनाने? अगर हम दिखाते हैं डिफरेंस बराबर दूरी पर दिखाना पड़ता है। तो मान लिया जाए ये 2 है, ये
डिफरेंस में हम दिखाते हैं कि इसकी डिफरेंस कितना होगा। ये देखिए, ये वस्तु की मांग भी मैक्सिमम 10 है, तो हमको इतना तो स्केल दिखाना ही पड़ेगा। यहां भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ये चीजें हम दिखाने जा रहे हैं। अब हम दिखाना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे व्यक्तिगत मांग फलन का जो तालिका के द्वारा स्पष्टीकरण। अब रेखा चित्र के द्वारा हम जब स्पष्टीकरण करेंगे तो समझने की कोशिश करते हैं कि दो कीमत कहां है, बताइए। y एक्सिस में है, बताइए। हाँ, ये y एक्सिस में 2 है, कीमत हम देख रहे हैं 2 यहां है, और इसमें कितनी मांग हो रही है 10। तो ये किस तरफ मिला, आप यहां स्केल भी कर सकते हैं और ये भी बना सकते हैं ऐसे। और अगली देखते हैं 4 कीमत पर कितनी मांग हो रही है 8। तो अगला आपका जो ये इस तरह से, फिर 6 कीमत पर कितना है 6। ये आप मिलाना सीखिए, हर जगह यही होती है नियम यही रहेगा कि आप कैसे बिंदु को मिलाते हैं। कीमत यहाँ है, वस्तु की मांग यहाँ है, उनको मिला रहे हैं, फिर उसमें वक्र बना देंगे आप, तो ये आपका व्यक्तिगत मांग फलन का वक्र हो जाएगा। आपसे कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है, व्यक्तिगत मांग फलन वक्र बनाइए। अब बोलेंगे क्या होता है भाई वक्र? वक्र यही बन रहा है, ये वक्र बना रहे हैं, कर्व बना रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा ये चीज का। चीज तो बहुत आसान थी, आप ये बनाएंगे, ये बना देंगे, आपका आंसर पूरा। अगर आपसे अर्थ पूछ रहे हैं व्यक्तिगत मांग फलन क्या है, तो ये बता दीजिए, सूत्र दिखा दीजिए और इसका अर्थ बता दीजिए। अगर आपसे पता किया जा रहा है कि इस वक्र क्या है, तो वक्र में आपको फिर ये बनाना पड़ेगा, व्यक्तिगत मांग फलन वक्र। तो अब देखिए 8 है, तो 8 में कितनी डिमांड है 4, और 10 में कितनी है 2। अगर आपका ये पैमाना सही होगा, यानी कि जो आपका ये जो अंतराल है ये बराबर होंगे, और ये भी जितना भी पैमाना लिया है, तो आपका चित्र बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। इसमें आप गैप कम ज्यादा रखेंगे तो उसमें वक्र में बनाने में अस्पष्टता हो सकती है, समझने में दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, बताइए ये क्या बना लिया हमने, व्यक्तिगत मांग फलन बन गया। तो इसमें हमने लगभग हर चीज पूरी कर ली ना, हमने आपको समझा दिया, मांग का अर्थ समझाया था वहां पे, फिर इसके जो व्यक्तिगत मांग फलन है इसकी विशेषताएं भी बताई, फिर व्यक्तिगत मांग फलन, बाजार मांग फलन अभी बताना है, व्यक्तिगत मांग फलन का अर्थ बताया, सूत्र बताया, और ये तालिका बनाई और ये वक्र आपको समझाने की कोशिश की। अब आप बोलेंगे कि भाई व्यक्तिगत मांग फलन आपने तो बता ही दिया था, व्यक्तिगत मांग फलन बना ही दिया था, तो फिर बाजार मांग फलन क्या होगा? हाँ, यही मैंने पहले बताया, ये एक व्यक्ति का संबंध इसमें है। ये क्या है? एक व्यक्ति का संबंध है। यहां पे क्या होगा, ये कई लोगों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। अब देखते हैं बाजार मांग फलन को स्पष्ट करने के लिए, बाजार में एक व्यक्ति के अलावा अन्य लोगों पर भी जब अध्ययन किया जाता है और उनकी मांग और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के फलनात्मक संबंध में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? बाजार मांग फलन। बाजार में एक व्यक्ति से अधिक अन्य उपभोक्ताओं का भी उसकी मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाजार मांग फलन। क्या कहते हैं? बाजार मांग फलन। अब लेट सपोज इसी की तरह ले लेते हैं, तो इसका सूत्र थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि कई और कारक हैं। dx = फंक्शन ऑफ, इसमें यह चीजें तो आप शामिल कर ही लीजिए, इसके अलावा कुछ चीज और जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं px, py, y, t, e, ये ले रहे हैं, ये नया शब्द आ गया, संभावनाएं। भविष्य में कीमत के बढ़ने अथवा घटने की संभावनाएं क्या है? वॉल्यूम बढ़ाना सबसे ऊपर। अब देखिए फलन की तरह एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता है और वह बाजार में वस्तु की इच्छा रख रहा है, खरीदने जा रहा है, तो वो कैसे प्रभावित होगा? अब यहाँ अन्य लोग भी, एक उपभोक्ता के अलावा कई उपभोक्ता हैं, वो बाजार में जो चीज उपलब्ध है वो इच्छा कर रहे हैं, यानी कि
उपभोक्ताओं की, अब शब्द उपभोक्ता के बजाय क्या लगा दिया, उपभोक्ताओं की वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने के वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, बाजार मांग फलन कहते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक 4 पॉइंट तो यही है, और बात px py y t, इसके अलावा ई लगा दिया, यानी कि प्रत्याशा या संभावना क्या है भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की और या घटने की, उससे भी मांग भी प्रभावित होती है। उसके अलावा YD माने क्या होता है, आय का वितरण कैसा है समाज में, जो वस्तु खरीदने वाला है उसके पास आय होगी तो वह जरूर खरीदेगा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छा है तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, कम असमान है तो मांग प्रभावित हो सकती है। तो इस तरह से हमारी कुछ इसमें चीजें बढ़ गई हैं। इसके अलावा पी पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार भी क्या करता है, चीजों को प्रमाण वस्तु की मांग को प्रभावित, जनसंख्या ज्यादा है तो वहां बिक्री ज्यादा होगी, जनसंख्या कम है तो वस्तु की बिक्री कम होगी, तो ये भी प्रभावित कर रहा है। इस तरह से कई कारक हैं जो कि वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। तो आप इनको बता देंगे, dx वस्तु की मांग, f फंक्शन, f फलन, px वस्तु की कीमत, py दूसरी वस्तु की कीमत, y आय, t टेस्ट फैशन रीति रिवाज कहते हैं जिसको, e प्रत्याशा संभावना, yd आय का वितरण और p पॉपुलेशन, ये प्रभावित करती है। अब हम समझाना चाहेंगे इसको तालिका के द्वारा। आप इसका अर्थ भी लिख लेंगे। अर्थ क्या लिखेंगे इसका, बाजार मांग फलन का, उपभोक्ताओं की वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, बाजार मांग फलन। अब हम इसको तालिका के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं, तो देखते हैं, यहां पे लिखेंगे वस्तु की कीमत, यानी कि वस्तु की कीमत यहां लिखी तो वही लिख दिए 2, 4, 6, 8 और 10, और यहां पे लिखेंगे ए उपभोक्ता, यानी कि यहां पे आएंगे सारे क्या, उपभोक्ता आएंगे, ए आ गया। इसकी मांग हो सकती है पहले वालों की तरह 10, 8, 6, 4, 2। बी वाले की मांग कुछ भी हो सकती है इसमें, वो ऐसे हो सकती है 9, 7, 5, 3 और 1। एक और उपभोक्ता है तो इसको हम बना देते हैं टेबुलेशन में, ये टेबुलेशन बना दिया इनके लिए, आप स्केल से खींच के इसको अच्छे ढंग से बनाएंगे। इसी तरह सी की भी मांग हो सकती है कुछ, सी उपभोक्ता की मांग हो सकती है 8, 6, 4, 2, 1। अब क्या है, यहां आप लिखेंगे लास्ट खाने में बाजार मांग, क्या, बाजार मांग। तो हम इसमें बाजार मांग है तो एक व्यक्ति की आय का ब्यौरा इसकी तरह नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 2 के साथ 2 कीमत पर, इसने 10 मांगा, इसने 9 मांगा, इसने 8 मांगा, तो सबने इस बाजार में कितना मांग की गई 2 रुपए में, 19, 8, 27, कितनी 27, 8, 7, 15, 6, 21, 6, 5, 11, 4, 15, 4, 3, 7, 2, 9, 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है, तो ये हमारा बाजार मांग फलन भी तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैसे चित्र कितने बन सकते हैं, जैसे इस कीमत के साथ हमने इसको दिखाया था तो एक चित्र बना, लेकिन यहां कितने चित्र बन सकते हैं, इस कीमत के साथ इसका एक वक्र बन सकता है, इस कीमत के साथ इसका एक अपना इंडिविजुअल वक्र बन सकता है, इस कीमत के साथ इसका अपना इंडिविजुअल वक्र भी बन सकता है। लेकिन हमको क्या, हमने व्यक्तिगत नहीं देखना, बल्कि हमने बाजार मांग फलन को देखना है। तो हम ये जो कीमतें हैं दी हुई 2, 4, 6, 8, 10, इसका रिलेशन देखेंगे टोटल उपभोक्ता कितनी मांग कर रहे हैं उसके साथ। तो एक तरफ हम दिखाएंगे कीमत और दूसरी तरफ ये, इनको अलग अलग ना दिखाकर इसकी जो इकट्ठा मांग की गई है, बाजार मांग है, उसके साथ इस कीमत का रिलेशन दिखाएंगे। इन ग्राफ में इन डाटा का और इसका रिलेशन दिखाते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे चीजों को समझेंगे। ये हमारा वक्र हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। क्या हो गया, वाई एक्सिस। यहां क्या आएगी बताइए,
कीमत या प्राइस या पी, और यहां पे क्या आएगी, वस्तु की मांग। इसको इंग्लिश में कहते हैं कमोडिटी। क्या कहते हैं, कमोडिटी, वस्तु की मांग। ये आपका क्या हो गया, मांग हो गई। इसके बराबर स्केल कर लेते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं क्योंकि वस्तु की मांग है। अब मैक्सिमम कितनी, 27। अब हम दो दो का बनाएंगे तो हमारा आ नहीं पा रहा, हम क्या करते हैं 5-5 के बना लेते हैं। आ जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। हाँ आ जा रहे हैं। तो हम कितना लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। आप कह सकते हैं माता में तो 27 लिखा है, ये तो कहीं लिख नहीं रहा नंबर। तो 27 किधर होगा, 25 और 30 के बीच में, लगभग 30 के नजदीक होगा, यहां मान के चलेंगे हम 27। ठीक है, तो हाँ पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं भी बनाया। अगर हम इसका स्केल लेते हैं 3 के, तो फिर 4 के लिए भी थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा के कर लेते हैं। 3 के लेते तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, इस तरह पॉइंट बनते। तो ठीक है, हमने ये बना लिया। प्राइस कितने हैं हमारे, 2 से लेकर 10 तक दिखा रखे हैं। तो हम इसका बना लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। हमको 10 तक चाहिए, तो भी यहाँ स्केल में है जगह तो हम लिख ले रहे हैं। अब देखते हैं सामूहिक मांग को। 2 कीमत पर कितनी मांग है, 2 कीमत पर यहां पे हम 27 पॉइंट लेंगे। ये 27 पॉइंट यहां होगा हमारा, और 2 कीमत पर यहां पे ये वक्र में बनेगा हमारा पॉइंट 1। दूसरा 4 कीमत पर 21 पॉइंट किधर है, 4 में 21 पॉइंट ये आपका आ रहा है 5, 10, 15, 20, 21। यहां पे मान के चलते हैं तो ये पॉइंट बन गया आपका। फिर लेते हैं 6 पर 15, 6 पर हमारा 10, 15 ये एग्जैक्ट है, यहां पे ये पॉइंट बन गया। फिर 8 पर 9, 8 कीमत पर 9, और 10 कीमत पर 4, 10 कीमत पर। तो ये हमारा क्या बना, सामूहिक मांग वक्र बन गया। ये बाजार मांग फलन क्या बन गया है, बाजार मांग फलन वक्र, वक्र समझाया। और ये भी व्यक्तिगत मांग फलन वक्र था। तो इस तरह से आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि व्यक्तिगत मांग फलन, बाजार मांग फलन। अब इस पाठ के अंतर्गत हमारे कौन से विषय और बचे हैं, सबसे पहले देखते चलते हैं उनको। सबसे पहले एक शब्द हमने पढ़ा था कि एक शब्द होता है हीन वस्तु। शब्द है हीन वस्तु। हीन वस्तु क्या है, हीन वस्तु वह वस्तु है जिसे हम क्या करते हैं, कम कीमत होने पर खरीदते हैं, और जो क्या होती है अन्य वस्तु की से क्वालिटी में थोड़ा सा हीन होती है वह वस्तु, और वह कम कीमत पर आती है। जैसे मोटे कपड़े, मोटा अनाज, जैसे बासमती चावल है उसकी जगह हम कोई मोटा चावल खाएं जो स्वादु कम हो, और या कोई ऐसा बहुत ही बढ़िया कपड़े की बजाय मोटा कपड़ा खरीदें, तो ये वस्तु क्या है जो कम कीमत पर खरीदी जाती है और जो क्वालिटी में, गुण में कम होती है, हीन वस्तु कहलाती है। फिर इसी के बाद एक और शब्द तुरंत बता दूं, रॉबर्ट गिफिन का गिफिन विरोधाभास, गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं इसको। ये क्या चीज है, तो हीन वस्तु के संदर्भ में उन्होंने बताया, बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स बताते समय रॉबर्ट गिफिन बताते हैं कि यहां मांग का नियम लागू नहीं होता। जो हम आगे पढ़ेंगे ये नियम लागू नहीं होता मांग का। किधर नहीं होता, गिफिन विरोधाभास में बोलते हैं व्यक्ति की जब आय बढ़ती है, व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो कम कीमत की वस्तु यहां। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो विषय प्रस्तुत कर रहा हूं अब वह है डिमांड से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं जो कि
काफी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। मांग से संबंधित विभिन्न धारणाएं, जैसे सर्वप्रथम गिफिन वस्तु या घटिया वस्तु क्या है। घटिया वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है, जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा आदि। अब एक और कंसेप्ट समझते हैं, गिफिन का विरोधाभास। आय बढ़ने पर उपभोक्ता कम कीमत होते हुए भी घटिया वस्तु की मांग कम करता है एवं श्रेष्ठ वस्तु की अधिक मांग करता है जिसकी कीमत अधिक होती है। यही गिफिन का विरोधाभास है। इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने इसे प्रतिपादित किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम गिफिन का विरोधाभास पड़ा। अब हम महत्वपूर्ण विषय वस्तु पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु। जो वस्तुएं एक के बदले इस्तेमाल हो सकती हैं, अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो उसे प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं, जैसे चाय और कॉफी। पूरक वस्तुएं निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे स्कूटर का एवं पेट्रोल। संयुक्त मांग, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय में एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो इसे संयुक्त मांग कहते हैं, जैसे गेंद, बल्ला, जूता, मोजा। अब पढ़ते हैं, हम समझते हैं व्युत्पन्न मांग क्या होती है। जब एक वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न हो जाती है तो इसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं, डायराइव्ड डिमांड कहते हैं। सूती कपड़े की मांग बढ़ने पर कपड़े उद्योग में कपास की मांग बढ़ जाती है। सामूहिक मांग, जब एक वस्तु एक से अधिक उद्देश्यों की मांग की जाती है, जब एक वस्तु जो है एक से अधिक उद्देश्यों के लिए मांगी जाती है तो इसे सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे दूध के लिए मांग, चाय के लिए दूध की मांग जो है चाय के लिए, पीने के लिए, पनीर के लिए, दही के लिए आदि। तो ये हमने समझे महत्वपूर्ण कंसेप्ट। धन्यवाद।